ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि आज के रिएक्शन में हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो आप चैप्टर पढ़ते हो ना, हैलो एल्केन हैलोरीन, उसमें मेजॉरिटी केसेस में हमारे पास यही पर्टिकुलर रिएक्शन परफॉर्म होता है। देखो, वैसे तो हमारे पास इस टॉपिक में काफ़ी सारा कंटेंट है बताने को, लेकिन इतना कंटेंट हमें मेंस में काम नहीं आता है, ठीक है। तो मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक ऐसे पढ़ाऊँ कि आपको ऐसा भी ना लगे कि आपका कुछ छूटा है, और आपको सब कुछ समझ भी आ जाए, और ये सारा काम आपके पास कम से कम टाइम में हो। देखो, जो मैंने माइंड में प्लानिंग की है उसमें मैंने प्लान किया है कि कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैं एक ही लेक्चर में कवर अप करूंगा, और हम उसी प्लान को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मुझे डिटेलिंग सेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे माइक्रो कोर्स में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक अराउंड 6 से 8 घंटे पढ़ाया था, राइट। और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में इसी कंटेंट को हम 12 से 14 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस टॉपिक को देने वाले 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पे हम 400 घंटे के कंटेंट को क्रिस्प वे में 40 घंटे में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आप एक काम करो, यहाँ पे हेडिंग डालो, हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ये बात आपको समझ आ रहा है? अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपके पास मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, न्यूक्लियोफिलिक से हमारा मतलब है न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, जब आपका कोई भी कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एटम के जगह कोई दूसरा एटम आके लग जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि दूसरे एटम ने पहले वाले एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इस प्रोसेस को, इस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमारे पास मतलब क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा ना, वो हमारे कंपाउंड में किसी एक पर्टिकुलर चीज को, किसी एक पर्टिकुलर एटम को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब देखो, यहाँ पे होता क्या है ना, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पे देखो, बेसिक फॉर्मेट क्या होगा हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल हमारे पास काम करता है अटैकिंग रिएजेंट का। यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, हमारे पास सबस्ट्रेट कुछ इस फॉर्मेट का होगा। यहाँ पे आपके पास R होगा, साथ में Lg होगा, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा उसके साथ लीविंग ग्रुप जुड़ा होगा। जो भी आपके पास यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा उसके साथ आपके पास लीविंग ग्रुप जुड़ा होगा, आपके पास उसके साथ लीविंग ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। इसे हम कह देंगे सबस्ट्रेट। यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, ये हमारे पास एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे सबस्ट्रेट में से लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास फॉर्म हो जाएगा RNU, ये आपका प्रोडक्ट होगा, और साथ में आपका लीविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा Lg माइनस के फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं,
जैसे कि मानो हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास KOH है जिसका रिएक्शन आप करवा रहे हो CH3Cl से। तो ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे हमारा KOH में हमारे पास क्या है, देखो KOH हमारे पास बेस होता है, बेस का काम होता है OH माइनस देना, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा बेस में से OH माइनस आएगा वो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, वो काम करेगा अटैकिंग रिएजेंट का। और ये जो आपके पास CH3Cl है ये काम करेगा सबस्ट्रेट का। तो यहाँ पे देखो आपका न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH माइनस। तो मैंने क्या बोला, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो आपके लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। मैंने आपको पहले के लेक्चर में काफ़ी बार बताया है, जो आपका हैलोजन होता है काम करता है गुड लीविंग ग्रुप का। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो कि इस पर्टिकुलर केस में OH माइनस है, वो आपके लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3OH, और साथ में आपका लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा Cl माइनस के फॉर्मेट में। लेकिन जो आपका Cl माइनस होगा उसे आपका K प्लस कैच करके KCl बना लेगा, राइट। ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो ये आपके पास SN रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं SN रिएक्शन। तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर SN रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास और भी पॉसिबिलिटी होता है। वो क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखना। वो हमारे पास होता है कि मानो यहाँ पे आपके पास अब की बार वाटर है, ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे एक टर्शरी हैलाइड का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें आपके पास टर्शरी अल्कोहल मिल जाता है, और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या मिलता है बताओ, साथ में आपके पास यहाँ पे Cl माइनस बाहर हो जाता है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, बहुत सिंपल सी बात है, आप बोलोगे भाई साहब ये भी आपको देख के समझ आ रहा होगा, एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, देखो हमारे पास सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट के तौर पे हमारे पास टर्शरी हैलाइड था, वहाँ पे हमारे पास क्लोरीन एटम काम कर रहा था लीविंग ग्रुप का। तो हुआ क्या, हमारा न्यूक्लियोफाइल उसने हमारे लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये भी हमारे पास एक टाइप का SN रिएक्शन है। ये बात आपको समझ आ रही है। तो इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपके सबस्ट्रेट में से लीविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करते, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसे हम दिखाते हैं SN रिएक्शन के तौर पे, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो कौन से टाइप आपके पास आएंगे। एक आपके पास होता है SN1, एक आपके पास होता है SN2, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे SNI होता है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे NGP होता है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ArSN2 होता है, आपके पास यहाँ पे ArSN1 होता है, ठीक है। ये आपके पास मेजर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। लेकिन देखो इसमें से ना मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको सारा रिएक्शन बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको ये सभी रिएक्शन बताने वाला हूँ, लेकिन हम ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो टाइम नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मैं क्या करूँगा ना, मैं आपको इन सभी रिएक्शंस का बेसिक लेवल पे इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि देखो हम लोग को ना J एडवांस भी देना है। तो अगर मैं आपको अभी इन रिएक्शन का बेसिक लेवल पे
इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप फर्स्ट वाला मेंस देने के बाद आगे जाके मेरे और भी कोर्सेज देखोगे, जैसे मेरा एडवांस पीवाईक्यू का कोर्स देखा, या अगर मैं और भी कोर्स लाऊंगा वो आप देखोगे, तो धीमे धीमे आप उसके ऊपर और कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाओगे, राइट। ये बात आपको समझ आ गई। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखो, जब हम यहाँ पे बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में, इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास क्या होता है, सुनो, आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि काम करेगा अटैकिंग रिएजेंट का, आपके पास यहाँ पे क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट में आपके पास क्या होता है, देखो सबस्ट्रेट में आपके पास बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, लिविंग ग्रुप का प्रेजेंस आपके पास होता है, राइट। ये आपके पास होता है, ठीक है। और ऐसा करने से देखो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे RNU बनता है प्रोडक्ट, और हमारा लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास जनरल रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना, जनरली आप ऐसा देखोगे कि जब मैं SN1 रिएक्शन की बात करता हूँ, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो सॉल्वेंट होता है ना, देखो आपको पता होना चाहिए कोई भी टाइप का आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है वो आपका हवा में नहीं होता यार, उसको मीडिया चाहिए, राइट। तो जो आपका कोई भी टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर मीडिया में होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में होता है। तो आपके पास SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जनरली आपका जो सॉल्वेंट होता है ना, वही आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो SN1 रिएक्शन में आपके पास यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे आपका सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम शो करता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको समझ आ रहा है, हमारे पास सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, राइट। अब देखो जो हमारे पास सबस्ट्रेट है उसमें जो हमारे पास कार्बन आटम होगा इन जनरल उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। और आपको पता है कि अगर आपके पास सेंट्रल आटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तब आपका ज्योमेट्री होता है क्या, टेट्राहेड्रल। अब देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे 2 वैलेंसी इन प्लेन होता है, 2 वैलेंसी आउट ऑफ प्लेन होता है। आउट ऑफ प्लेन वैलेंसी को हम दिखाते हैं या तो वेज से या तो डैश से, ठीक है। तो देखो ये आपके पास सबस्ट्रेट होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ कार्बन होगा, इसके पास लिविंग ग्रुप होगा। अब आपको पता है ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, इसका मतलब इसका 2 वैलेंसी होगा इन प्लेन और इसका 2 वैलेंसी होगा आउट ऑफ प्लेन, इसको दिखाएंगे वेज एंड डैश से। तो एक वैलेंसी वेज और एक वैलेंसी डैश। अब देखो आपको पता है ये आपका SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, जो आपका सॉल्वेंट होता है वही आपके न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है पानी, मान लेते हैं सॉल्वेंट कौन है, पानी। तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है पानी, वही काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले यहाँ पे ना ये जो पानी होता है, ये पानी क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको पता है जो आपका लिविंग ग्रुप होता है ना, जो आपका लिविंग ग्रुप होता है, पानी उसको लालच देता है। क्या कहा मैंने, जो आपका लिविंग ग्रुप होता है पानी उसको
लालच देता है कि भाई लिविंग ग्रुप मेरी बात सुनो, तुम्हें ना इस कार्बन चेन की, इस कार्बन स्केलेटन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पानी सबसे पहले लिविंग ग्रुप को लालच देता है कि भाई बात सुनो लिविंग ग्रुप, तुम्हें ना इस कार्बन स्केलेटन की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप में बहुत अच्छे हो और तुम टेंशन मत लो, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ आया? और जब ऐसा होता है तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या करता है, ये जो सॉल्वेंट है ये इस लिविंग ग्रुप को ललचाता है। ठीक है, कैसे ललचाता है? ये सॉल्वेंट यहाँ पे लिविंग ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करने लगता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? मैं बोलूँगा बहुत सिंपल सी बात है, सारा कहानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। जनरली क्या होता है, जो आपका लिविंग ग्रुप होता है वो आपके कार्बन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इंक्रीज कर जाता है, जो आपके पास कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है डिक्रीज कर जाता है। इसलिए लिविंग ग्रुप के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो आपका पानी है ना वो यहाँ पे आके ललचाता है। और देखो ऐसा नहीं है कि पानी खाली लिविंग ग्रुप को ललचाएगा, पानी यहाँ पे कार्बन को भी ललचाएगा। पानी आके कार्बन को बोलेगा कार्बन लिविंग ग्रुप को तुम्हारी कदर नहीं, उसे छोड़ दो। तो पानी यहाँ पे दोनों को ललचाएगा, लेकिन ज़्यादा ललचाएगा किसको? ज़्यादा ललचाएगा वो लिविंग ग्रुप को। ठीक है, तो ज़्यादा वो ललचाएगा लिविंग ग्रुप को। ठीक है, और होगा क्या कि लिविंग ग्रुप और कार्बन दोनों आ जाएंगे पानी के बातों में, जिस वजह से क्या होगा, ये आपके कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का आपके पास क्लीवेज हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो आपका क्लीवेज होगा वो आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके पास यहाँ पे कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पे जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन हो गया, साथ में आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। अब देखो ये काम जितना आसान आपको लग रहा है ना उतना आसान होता नहीं है। आप खुद सोचो ना, आप देखते होंगे अपने आसपास, अगर आपको दो लोग के बीच का रिश्ता तोड़ना है, अगर आपको दो लोगों के बीच का रिश्ता तोड़ना है जिनके बीच में पहले अच्छे संबंध थे, तो उतना आसान नहीं है वो, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। कहने का मतलब कि ये जो आपका स्टेप होता है ना बॉन्ड तोड़ने का, ये बहुत ही धीमा स्टेप होता है, बहुत ही स्लो स्टेप होता है, और आप कह सकते हो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि SN1 रिएक्शन में जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है वो आपके रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर SN1 रिएक्शन। क्योंकि आपको पता है RDS क्या होता है, जो आपके रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। ये बात आपको समझ आ गई? ऐसा कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो गया। अब एक चीज देखो, जैसे ही आपके पास कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो आपको हल्का चौकन्ना हो जाना है। चौकन्ना क्यों होना है? क्योंकि देखो जैसे ही आपके पास कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, मैंने आपको बहुत पहले जब एक लेक्चर डाला था कार्बोकटायन के ऊपर, वहाँ पे बताया था कि कार्बोकटायन खुद को रीअरेंज कर सकता है इनटू मोर स्टेबल कार्बोकटायन। कंडीशन बस एक है कि आफ्टर रीअरेंजमेंट जो कार्बोकटायन फॉर्म होगा वो बिफोर रीअरेंजमेंट वाले कार्बोकटायन से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसके 3 रास्ते होते हैं, रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, शिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब SN1 रिएक्शन का आपके पास एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, SN1 रिएक्शन का आपके पास एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपके पास कार्बोकटायन फॉर्मेशन होगा, और जब भी आपके पास कार्बोकटायन फॉर्मेशन होगा आपके पास
रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होगा, वो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, वो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। समझ आया? अब देखो, एक बार आपके पास यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, तो आप अगर देखोगे ना, कार्बोकैटायन में जो आपके पास कार्बन होता है उसका अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसका मतलब वो आपका प्लेनर स्पीशी होता है। ठीक है, तो ये आपका प्लेनर होता है क्योंकि इसका कार्बन जो आपके पास दिख रहा है, तो ये आपके पास प्लेनर स्पीशी होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपको कार्बन दिख रहा है उसका आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2, इसका मतलब वो आपका प्लेनर होता है। अब क्योंकि देखो ये प्लेनर है, अब देखो मैंने क्या बोला था, इस रिएक्शन में वाटर ही काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, है कि नहीं? मतलब सॉल्वेंट ही काम करेगा मीडिया का, सॉल्वेंट ही काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, आप क्या देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखना कि यहाँ पे वाटर काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। अब देखो वाटर में आपके कौन सा पार्ट काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। तो आपको रिएक्शन में अपना न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई हो गया, इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई हो गया। आपको पता है रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन एक चीज देखो, ये जो आपके पास है कार्बोकैटायन, ये आपका प्लेनर स्पीशी होता है। अब देखो क्योंकि ये प्लेनर स्पीशी होता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। क्या? या तो आपका वाटर अबव द प्लेन अटैक करे, या फिर आपका वाटर बिलो द प्लेन अटैक करे। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि नहीं? या तो आपका वाटर अबव द प्लेन अटैक करे, या फिर आपका वाटर बिलो द प्लेन अटैक करे। देखो अगर आपका वाटर यहाँ पे अबव द प्लेन अटैक करेगा तब क्या होगा? देखो वाटर का अटैक करना मतलब शॉर्टकट क्या होता है, आपका OH आके लगेगा, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे ग्रुप G1, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, G2, यहाँ पे हो जाएगा G3। ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, आप देखोगे इस प्रोडक्ट का आपके पास जो कन्फिग्रेशन होगा ना, वो आपके सबस्ट्रेट के कन्फिग्रेशन से मैच करेगा, तो इसको हम कह देंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। और जब यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन अटैक होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, तब देखो जब यहाँ पे प्लेन के नीचे से अटैक होगा ना, तो यहाँ पे कार्बन का कन्फिग्रेशन उल्टा हो जाएगा। कैसे? देखो जब ये नीचे से अटैक करेगा तब OH आके यहाँ पे लगेगा, तब G1 यहाँ पे आएगा, तब क्या होगा, ये जो आपको G2 दिख रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, वो आपको दिखेगा ऊपर की तरफ, और ये जो आपको G3 दिख रहा है नीचे की तरफ, ये भी आपको दिखेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये जो आपका प्रोडक्ट है इसका कन्फिग्रेशन सबस्ट्रेट के कन्फिग्रेशन का जस्ट उल्टा है, इसको बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब देखो आपके पास कितना रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, कितना इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके कौन से टाइप के अटैक का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, आपके अबव द प्लेन अटैक का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या फिर बिलो द प्लेन अटैक का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, देखो वैसे अगर मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली ना, तो प्रैक्टिकली आपके बिलो द प्लेन अटैक का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही आपका लिविंग ग्रुप लीव करता है ना, वैसे ही आपका यहाँ पे क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता है। तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, अगर उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा ना, तो हो सकता है कि रास्ते में लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों आपस में टकरा जाए और थोड़ा सा रिपल्सन फेस हो, जिस वजह से आपका ये वाले पर्टिकुलर अटैक का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। लेकिन जिस साइड से आपका लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, अगर उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाए ना, उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? अरे सिंपल सा बात है भाई, एक लड़का है एक लड़की है, आपको दोनों का ब्रेकअप कराना है। मानो आपको यहाँ पे लड़की का ब्रेकअप कराना है, तो अगर आप लड़के के सामने जाके
लड़की के साथ ब्रेकअप की बात करोगे तो क्या चांस है ब्रेकअप हो जाएगा? चांस है लड़का आपको रोक देगा और नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप लड़के के एब्सेंस में लड़की के साथ ब्रेकअप की बात करोगे, हो सकता है ब्रेकअप हो जाए। समझ आ रहा है ना? तो प्रैक्टिकल तो ऐसा होता है। लेकिन देखो, आइडियल केस में हम क्या बोलेंगे? आइडियल केस में हम बोलेंगे कि हमारा दोनों अटैक का बराबर पॉसिबिलिटी है। और अगर हम कहेंगे हमारे दोनों अटैक का बराबर पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट बराबर अमाउंट में बनेगा। रिटेंशन प्रोडक्ट भी बराबर अमाउंट में बनेगा और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बराबर अमाउंट में बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक ना वर्ड होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब पता है? देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब ये होता है ना, ऐसा कंपाउंड जो कि आपके पीपीएल को रोटेट करा दे, उसे आप बोलते हो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अगर वो कंपाउंड आपके पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, आप बोलते हो कंपाउंड आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। अगर वो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए, तब आप बोलते हो कंपाउंड आपका लेवो रोटेटरी था। ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास होता है, राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज मुझे सोच के बताओ, देखो यहां पे, क्योंकि देखो दोनों कंपाउंड, जो आपके पास रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है और जो आपके पास इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है, दोनों का कन्फिग्रेशन जस्ट आपस में अपोजिट है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर मैं मान लेता हूं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब वो पीपीएल को रोटेट करेगा, तो अगर रिटेंशन वाला प्रोडक्ट हमारे पास पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो क्योंकि हमारे इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट का कन्फिग्रेशन जस्ट इसका रिवर्स है, जस्ट इसका उल्टा है, तो क्या ये ऑब्वियस नहीं कि हमारा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा? तो देखो, मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो हमारा ऊपर वाला कंपाउंड है वो हमारे पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है, तो इसका मतलब ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। इसको मैं पॉजिटिव से दिखा देता हूं। और मान लेते हैं ये पीपीएल को घुमाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय एन एंगल थीटा, तो इसका मतलब क्या ये ऑब्वियस है कि नीचे वाला पीपीएल को घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय एन एंगल थीटा। अब एक चीज सोचो, आपके पास जिस भी सोल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, जैसे आपके पास रिएक्शन पानी में हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आपके पास पानी में रिएक्शन हो रहा है, तो आपके पास रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट, ये दोनों तो आपके पास पानी में ही बनेंगे ना, दोनों तो आपके पास एक ही सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो आप खुद सोचो, अगर आप उस रिजल्टिंग सोल्यूशन में है कि नहीं, भाई साहब आपके पास दोनों प्रोडक्ट एक ही सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, तो आपके पास इनका जो सोल्यूशन होगा, अगर आप उस सोल्यूशन से पीपीएल को पास करोगे, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को पास करोगे, तो आप देखोगे कि आपके पीपीएल में कोई भी टाइप का रोटेशन नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ध्यान रखना, इंडिविजुअल कंपाउंड अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि अगर आप यहां से रिटेंशन प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लो, उसमें अगर आप पीपीएल को पास करो तो आपका पीपीएल रोटेट करेगा। अगर आप यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लो, उसमें अगर आप पीपीएल को पास करो तो आपका पीपीएल रोटेट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास दोनों का रिजल्टिंग मिक्सचर बन रहा है, जहाँ पे हमने क्या माना है कि दोनों हमारे पास बराबर अमाउंट में बनेंगे, क्योंकि दोनों टाइप के अटैक का पॉसिबिलिटी बराबर है, इस पर्टिकुलर केस में हमारा पीपीएल का नेट रोटेशन 0 आएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? मैं बोलूँगा बहुत लॉजिकल है ना। मानो ये पीपीएल हमारे पास है, मानो हमारे रिटेंशन वाले ने पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाया थीटा से, तो पीपीएल हमारे पास ऐसे आ गया। लेकिन उसके जस्ट बाद क्या हुआ, इन्वर्जन वाले ने पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया वही एंगल थीटा से, तो पीपीएल वापस ऐसे आ गया। तो जैसे पीपीएल पहले था वापस वैसे ही आ गया, तो आपके पीपीएल का नेट रोटेशन 0 हो गया। समझ आया? अब देखो, ये जो आपका टाइप ऑफ मिक्सचर होता है जहाँ पे आपका इंडिविजुअल कंपाउंड क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन आपका रिजल्टिंग मिक्सचर बन जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसी को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इसका मतलब अगर मैं आइडियल केस की बात करूं तो हमारे
SN1 रिएक्शन में रेस में एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, और क्योंकि हमारे SN1 रिएक्शन में रेस में एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की। अब देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे ना, कि हम यहाँ पे SN1 रिएक्शन में कौन से सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखो SN1 रिएक्शन में जनरली हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ मेरे पास, देखो पोलर का मतलब क्या हुआ, पोलर का मतलब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जिसको भी सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करें उसका हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रहे ताकि वो पोलर रहे। प्रोटिक का मतलब क्या है, हम चाहते हैं हम यहाँ पे जिस भी सॉल्वेंट का इस्तेमाल करें वो हमारे पास H+ रिलीज कर पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरली इस्तेमाल करते हैं या तो वाटर का या फिर अदर अल्कोहल का। और इन जनरल आपको पता होना चाहिए जो भी आपके पास सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होता है, चाहे उसमें सॉल्वेंट आपका वाटर हो तो बोलोगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, या फिर अगर आपका सॉल्वेंट यहाँ पे मिथेनॉल है तो आप यहाँ पे बोलोगे मेथेनोलिसिस। तो आपके पास इन जनरल जो भी आपका सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होता है ना, आपका सभी का सभी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। और जहाँ पे भी आपके पास स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का पॉसिबिलिटी होता है ना, वो सभी रिएक्शन आपके पास SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा है ये बात आपको बढ़िया से? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको SN1 रिएक्शन का पहचान बता दिया, और आपको पता होना चाहिए SN1 रिएक्शन में हमारे पास रेस में एक मिक्सचर बनने का पॉसिबिलिटी होता है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल समझाऊँ मैं आपको एक। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो हमारे पास यहाँ पे मानो हमारे पास ऐसा कुछ केस है, आप यहाँ पे डालते हो मेथनॉल, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो एक तो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे जो आपके पास कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, और आपको दिखना चाहिए रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये जो आपका थीम है रीअरेंजमेंट का है, और रीअरेंजमेंट केवल केवल कार्बोकैटायन का होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन आपका कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रोसीड करना चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आपको रिएक्शन देख के ही समझ आना चाहिए कि ये जो आपका पर्टिकुलर रिएक्शन है ये आपका SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे सॉल्वेंट के तौर पे आपके पास एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। मैंने आपको क्या बोला, जो भी आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो आपका SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करवाता है, या फिर जो भी आपके पास सॉल्वोलिसिस टाइप का रिएक्शन होता है वो आपका SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये भी आपके पास सॉल्वोलिसिस टाइप का रिएक्शन है, ये भी आपके पास SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन होता है, हमारा लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, और ये हमारा स्लो स्टेप होता है, हमारा RDS स्टेप होता है, और यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखो जैसे ही आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, आपको पता होना चाहिए कार्बोकैटायन के पास खास प्रॉपर्टी होता है रीअरेंजमेंट का। वो खुद को रीअरेंज करके खुद को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर सकता है। रीअरेंजमेंट के आपके पास 3 रास्ते होते हैं, शिफ्टिंग कंसेप्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपको समझ आ रहा है रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। देखो अगर आपको दिक्कत आ रहा है समझने में क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो नहीं किए, इतना तो मैं आराम से कह सकता हूँ गारंटी से कि जिस भी बच्चे ने इस पर्टिकुलर कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो किया, लेक्चर नंबर 1 से फॉलो किया, उसको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं आ रहा होगा। हो सकता है आपको आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में थोड़ा दिक्कत आ रहा हो, नहीं तो वैसे आपको दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है आपके पास रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर 2 एंड 6 के बीच में था, जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर 2 एंड 6 के बीच में था, वो बॉन्ड अब आपके पास कार्बन नंबर 1 एंड 6 के बीच में आएगा। तो आपका नुकसान होगा कार्बन नंबर 2 का। तो ये आपका रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 6 मेंबर रिंग बनेगा, ठीक है। और देखो आपके पास यहाँ पे नंबरिंग कर दो, कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव आएगा और कार्बन नंबर 1 पे आपके पास मिथाइल ग्रुप आएगा। और देखो आपको यहाँ पे रीअरेंजमेंट के हर एक स्टेप के बाद चेक करना है कि क्या आपका रीअरेंजमेंट के बाद वाला कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट के पहले वाले कार्बोकटायन से ज़्यादा स्टेबल है। तो आप बोलोगे हाँ जी यहाँ पे तो है, क्योंकि देखो पहले वाले हमारे पास कार्बोकटायन में 5 मेंबर रिंग था, रीअरेंजमेंट के बाद वाले कार्बोकटायन में हमारे पास 6 मेंबर रिंग है। इसका मतलब रीअरेंजमेंट के बाद वाला कार्बोकटायन हमारे पास रीअरेंजमेंट के पहले वाले कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या ऐसा होता है कि हमारे पास रीअरेंजमेंट एक ही स्टेप में होता है? ऐसा नहीं है, रीअरेंजमेंट हमारे पास मल्टीपल स्टेप में हो सकता है। तो आपको दिख रहा है अभी भी, देखो अगर आप यहाँ पे शिफ्टिंग कर दो, अगर आप यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, अगर आप यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, तो जो आपका कार्बोकटायन बनेगा वो आपका और ज़्यादा स्टेबल बन सकता है। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा और ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है जो कि इस पर्टिकुलर केस में बन सकता है। एक बार आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बन जाए, आगे क्या करना है, आगे आपको यहाँ पे पता है कि ये जो हमारा रिएक्शन होगा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट ही काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है मेथनॉल। यही हमारे पास काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। आपको पता है मेथनॉल में हमारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, वो वाला पार्ट काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। और देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, ये पार्ट काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसके पास मिथाइल ग्रुप है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। अब देखो जो आपका Cl- यहाँ पे लीव किया था एकदम सबसे पहले वाले स्टेप में, बिकॉज ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन, वो यहाँ पे आएगा और काम करेगा काउंटर आयन का। और वो क्या करेगा, देखो आपको पता है ना ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल है, वो तेज़ी से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो ये हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को H+ के फॉर्मेट में एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे ये आ गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है। और देखो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा SN1 के ऊपर, क्योंकि हमें और भी रिएक्शन के ऊपर बात करना है। एक देखो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बेस्ट SN1 रिएक्शन है वो कौन सा कंपाउंड शो करता है। देखो आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा कि SN1 रिएक्शन अच्छा कौन शो करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटायन कौन से केस में बनेगा। अब देखो सवाल है यहाँ पे हमारा बेस्ट SN1 रिएक्शन कौन दिखाएगा। तो देखो बेस्ट SN1 रिएक्शन कौन दिखाता है, बेस्ट SN1 रिएक्शन हमारे पास कौन दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जिस कार्बन के ऊपर लीविंग ग्रुप जुड़ा है, अगर उस कार्बन के ऊपर एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हो, उस पर्टिकुलर केस में आपके पास SN1 रिएक्शन बेस्ट होगा। मैंने क्या बोला, जिस कार्बन के ऊपर लीविंग ग्रुप जुड़ा है, अगर उसी कार्बन के ऊपर आपके पास एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हो, उस पर्टिकुलर केस में आपके पास SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा होगा। क्या मतलब है मेरा, देखो आपके पास मानो इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर लीविंग ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं लीविंग ग्रुप आपका क्लोरीन है। तो जिस कार्बन के ऊपर आपका लीविंग ग्रुप जुड़ा है
उसी कार्बन के ऊपर अगर आपके पास एल्कोक्सी ग्रुप हो, मान लेते हैं यहाँ पे मिथाइल है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके पास है। अब इस पर्टिकुलर केस में आपके पास बेस्ट SN1 रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जब आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा ना, वो क्या होगा, वो यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबलाइज हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। एक तरह से आपको दिख रहा है, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में कह सकता हूँ, बहुत ही सरल भाषा में कह सकता हूँ, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, और आपको पता है बैक बॉन्डिंग से काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है, ठीक है। इसीलिए आपका इस पर्टिकुलर केस में बेस्ट SN1 रिएक्शन का पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने अपना SN1 रिएक्शन वाला टॉपिक खत्म किया। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जो हमारे पास आएगा SN2 रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 रिएक्शन से मेरा मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। इससे मेरा मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बेसिक थीम क्या होता है, जो हमारे पास थीम था इन जनरल SN रिएक्शन में, वही हमारे पास थीम हो जाएगा SN2 रिएक्शन में, क्योंकि हमारे पास SN2 रिएक्शन भी एक टाइप का SN रिएक्शन है। तो थीम क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट होगा। आपको पता है सबस्ट्रेट में आपके पास लीविंग ग्रुप वाला पोर्शन होता है, तो ये आपका सबस्ट्रेट होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कि यहाँ पे काम करेगा अटैकिंग रिएजेंट का। अब देखो रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो हमारे सबस्ट्रेट में से लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RNU, और साथ में आपका लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये आपका इन जनरल SN रिएक्शन का थीम होता है। यही थीम आपके पास SN2 रिएक्शन में भी फॉलो होगा। अब देखो SN1 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता था, हमने कहा था कि SN1 रिएक्शन में हमारे पास सॉल्वेंट ही जनरली काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन SN2 रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अलग होता है और सॉल्वेंट अलग होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, वो आपके रिएक्शन के लिए मीडिया प्रोवाइड करता है। तो आपके पास SN1 रिएक्शन में जो आपका सॉल्वेंट रिएक्शन के लिए मीडिया प्रोवाइड करता है, वही आपका रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट का काम कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, SN2 रिएक्शन में जो आपका सॉल्वेंट होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, दोनों अलग अलग स्पीशी होगा। अब सवाल है हमारे पास SN2 रिएक्शन में किस टाइप का सॉल्वेंट होता है। देखो हमने बात की थी SN1 रिएक्शन में हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होता था। अब SN2 रिएक्शन में हमारे पास कौन से सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होता है। अब ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, देखो पोलर का मतलब क्या हुआ कि जो आपका सॉल्वेंट होगा उसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, तभी वो पोलर होगा। अप्रोटिक का मतलब क्या हुआ कि वो जो आपका सॉल्वेंट होगा वो आपका H+ को रिलीज नहीं कर पाए, तब हम उसे बोलेंगे अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको चाहिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसका मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, साथ ही साथ वो यहाँ पे प्रोटॉन को रिलीज ना कर पाए, साथ ही साथ वो यहाँ पे H+ को रिलीज ना कर पाए, उसे हम यहाँ पे कह देंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कॉमन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है,
हमारे पास कौन से कॉमन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। देखो कौन सा होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास सबसे कॉमन होता है एसीटोन। अब देखो एसीटोन का हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, मिथाइल होता है, फिर कार्बोनिल ग्रुप, फिर मिथाइल, इसे हम एसीटोन कहते हैं। इसके अलावा देखो अगला आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है डीएमएफ, इसका मतलब डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीएमएफ। इसका आपके पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट आप ना स्पेलिंग को देख लेना, हो सकता है मैं स्पेलिंग में गलती कर दूं। देखो आपके पास H होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है, N होगा, इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप होगा, इसका नाम होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसके अलावा देखो आपके पास यहाँ पे कौन सा होता है, आपके पास यहाँ पे DMSO होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड। मैं आपको सिर्फ कॉमन वाले बता देता हूँ, वैसे होते काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो आपको दिखता है मेज लाइन वो बता देता हूँ। तो देखो डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड कैसा होता है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, ये आपके पास होता है डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड, ठीक है। ये आपके पास 3 कॉमन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा आप और भी जान लो, ठीक है। जैसे कि देखो नंबर 4 पे हमारे पास क्या आएगा, नंबर 4 पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एसेटोनाइट्राइल। अब इसका देखो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, एसेटोनाइट्राइल, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सब कॉमन नेम है, राइट। और देखो नंबर 5 पे काफ़ी फेमस है, काफ़ी आपको दिख जाता है ये आपके पास होता है हेक्सामिथाइल, ये होता है फॉस्फोरामाइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं HMPA। इसका आपके पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O होगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन एटम होगा और हर नाइट्रोजन एटम के पास 2 मिथाइल ग्रुप होगा। तो ये आपके पास कॉमन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। देखो मेंस लेवल में जैसे ही आप पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट देखो ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे कहीं ना कहीं SN2 रिएक्शन होगा। तो हमने SN2 रिएक्शन का बेसिक थीम समझ लिया और हमने ये समझ लिया कि हमारे पास SN2 रिएक्शन में पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हमें बढ़िया से बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेसिक हमारे पास मैकेनिज्म कैसा होता है SN2 रिएक्शन का, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। मानो देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, राइट, और देखो यहाँ पे हमारे पास लीविंग ग्रुप होगा, और आपको पता है वापस हम यहाँ पे 3 वैलेंसी मानेंगे उसको इन जनरल, ग्रुप G1, ग्रुप G2 और ग्रुप G3 मान लेते हैं। तो ग्रुप G1 ये है, ग्रुप G2 ये होगा, ग्रुप G3 ये होगा, ठीक है। आपको पता है ये जो मैंने कार्बन माना है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब इसका आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, इसका मतलब 2 वैलेंसी इन प्लेन होगा, 2 वैलेंसी आउट ऑफ प्लेन होगा। आउट ऑफ प्लेन वैलेंसी को मैंने वेज और डैश से दिखाया है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा। इसका रिएक्शन हम कराएंगे कोई भी न्यूक्लियोफाइल से। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, देखो जैसे अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूँ, वहाँ पे क्या हुआ था, आपके पास सबसे पहले इंटरमीडिएट बना था, लेकिन यहाँ पे ना आपके पास इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पे आपके पास क्या बनता है ना, यहाँ पे आपके पास एक टाइप से ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपके पास डायरेक्टली प्रोडक्ट बनता है। अब आपका प्रोडक्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा और कितना बनेगा, ये सब डिपेंड करेगा इस ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। जितना ज़्यादा ये बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा,
जितना ज़्यादा ये बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी होगा, टेंडेंसी होगा। तो आप चाहते हो ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बने ये आपका स्टेबल बने। और देखो प्रोडक्ट आपका कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। प्रोडक्ट आपका कैसे बनता है ना, सुनो। देखो आपके पास SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट बनता है तब आपका इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन हो जाता है। तब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन हो जाता है। अब इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब आपके पास ये है ना कि देखो ये जो आपके पास G2 है ये आपके पास यहाँ आ जाएगा, G3 आपके पास ऐसे आ जाएगा, G1 आपके पास ऐसे आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके लगेगा। तो आप देखोगे ये आपका प्रोडक्ट बनेगा और ये जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बना है यहाँ पे क्या हो गया है, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन हो गया है। यहाँ पे इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन हो गया है। क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो समझना ध्यान से। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा देखना, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, लीविंग ग्रुप होगा, राइट। अब बहुत ही ध्यान से एक चीज़ देखो, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमारे पास 3 वैलेंसी होगा जिसमें से हमारा 2 वैलेंसी इन प्लेन होगा और हमारा बाकी 2 वैलेंसी आउट ऑफ प्लेन होगा। और आउट ऑफ प्लेन वैलेंसी को मैं दिखाऊंगा वेज से एंड डैश से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे ना हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। अब SN2 रिएक्शन में क्या होता है ना, देखो SN1 रिएक्शन में क्या हुआ था, हमारे न्यूक्लियोफाइल ने वेट किया था कि हमारा लीविंग ग्रुप पहले निकल जाए। SN1 रिएक्शन में क्या हुआ था, हमारा न्यूक्लियोफाइल वेट करता था कि पहले हमारा लीविंग ग्रुप निकल जाए बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन। उसके बाद एक बार आपके पास कार्बोकटायन बन जाए और एक बार वो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबिलिटी को अटेन कर ले, उसके बाद जाके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था कार्बोकटायन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ना आपका न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ना थोड़ा अग्रेसिव सा होता है, तो ये वेट नहीं करेगा, ये लीविंग ग्रुप के निकलने का वेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि SN2 के केस में जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है काफी अग्रेसिव होता है एज कंपेयर टू द केस ऑफ SN1। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल वेट नहीं करता है लीविंग ग्रुप के निकलने का, तो ये वेट नहीं करेगा। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ आपके पास क्या होगा, ये आपका ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये आपका ABM होगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपका ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे क्या होगा ना, हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे बैक साइड अटैक कर देगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाके बैक साइड अटैक कर देगा। जब हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाके बैक साइड अटैक करेगा तब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। वो ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, ध्यान से देखना। ये कार्बन ग्रुप G1 ऊपर, ये आपका G2 लेफ्ट साइड, G3 राइट साइड। अब देखो ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ये क्या दिखाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट आपका 2 चीज दिखाएगा। देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कार्बन के ऊपर बैक साइड अटैक करेगा तो होगा क्या, धीमे धीमे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वैसे ही आपके पास क्या होगा, कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है वो धीमे धीमे टूटने लगेगा, धीमे धीमे उसका क्लीवेज होने लगेगा, धीमे धीमे आपके पास वो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में आपके पास साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड साइमल्टेनियस बॉन्ड क्लीवेज होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। बॉन्ड क्लीवेज किसका होगा, कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में। तो ये जो हमारा साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड साइमल्टेनियस बॉन्ड क्लीवेज है इसी को हम कहते हैं कंसर्टेड स्टेप, क्योंकि आपका बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज दोनों एक साथ हो रहा है। और यहाँ पे क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है, दोनों को हम दिखाएंगे ट्रांजिशन स्टेट में और दोनों को हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा कि हमारा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा कि हमारा कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। ये जो हमारे पास बना है ना,
इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझना है कि ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड साइमल्टेनियस बॉन्ड क्लीवेज होता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा डॉटेड लाइन है ये इस बात को दिखाता है कि धीमे धीमे हमारा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन को दिखाता है। और ये जो हमारा सेकेंड डॉटेड लाइन है क्या दिखाता है, ये चीज दिखाता है कि धीमे धीमे हमारे पास कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। तो ये हमारा बॉन्ड का क्लीवेज दिखाता है। ये बात आपको समझ आया? तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड साइमल्टेनियस बॉन्ड क्लीवेज होता है। इतना बात आपको समझ आ गया? इतना बात आपको समझना था, ठीक है। और देखो जितना ज्यादा आपका स्टेबल ये बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट होगा, जितना ज्यादा आपके पास ये बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, उतना ज्यादा आपके पास SN2 रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी होगा, उतना ज्यादा अच्छा आपके पास SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो फाइनली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली क्या होगा, कुछ नहीं, फाइनली आपका यहाँ पे ये जो कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड फॉर्म होगा ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रिपेल करेगा ग्रुप G1 को, ग्रुप G2 को। तो आपका होगा क्या, ग्रुप G1 कुछ ऐसा आ जाएगा, ग्रुप G2 कुछ ऐसा आ जाएगा, ग्रुप G3 कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, जो आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल कन्फिग्रेशन था उसका रिवर्स कन्फिग्रेशन का प्रोडक्ट बना है। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर ये दोनों के दोनों कंपाउंड आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर आपका सबस्ट्रेट भी ऑप्टिकली एक्टिव है और अगर आपका प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दोनों का कन्फिग्रेशन उल्टा होगा। कहने का मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि आपका सबस्ट्रेट PPL को क्लॉकवाइज घुमाता था बाय सम एंगल, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे PPL को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। दोनों का कन्फिग्रेशन उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक हुआ है, ठीक है। ये आपको बेसिक लेवल पे बात समझ आनी चाहिए। अब एक चीज देखो, देखो मैंने क्या बोला ना कि हम चाहते हैं ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो। अब इस बात का मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आया। देखो जो मैं कह रहा हूं कि हम चाहते हैं हमारा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो, इस बात का मतलब ये हुआ ना, देखो ये जो आपका कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये जो आपका कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ये जो इन दोनों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये आपको दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से शो करने का कोशिश करता हूँ। ये जो आपके पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, हम चाहते हैं ना सीधा रहे। हम क्या चाहते हैं, ये जो आपके पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो सीधा रहे। अब आप बोलोगे ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को डिस्टॉर्ट कर सकता है? मैं बोलूँगा देखो फैक्टर है, अगर आपका ये ग्रुप G1, ग्रुप G2, ग्रुप G3, अगर आपका ग्रुप G1, ग्रुप G2, ग्रुप G3 अगर ये आपका बल्की ग्रुप हुआ, अगर ये आपका बल्की ग्रुप हुआ, अगर ये आपका बल्की ग्रुप हुआ, तो ऐसा होने से क्या हो सकता है, ये आपका रिपेल कर सकता है यहाँ पे, और इसके रिपल्शन से क्या होगा, आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिस्टॉर्ट होने का पॉसिबिलिटी होता है। ऐसा हो सकता है कि आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिस्टॉर्ट होके ऐसा बन जाए, दिख रहा है? जो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पहले नीचे वाला था वो डिस्टॉर्ट होके ऊपर वाला बन जाए। ऐसा हो सकता है यहाँ पे। और अगर ऐसा होगा तो SN2 रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिस्टॉर्ट ना हो, हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिस्टॉर्ट ना हो। इतना बात आपको समझ आ गया? ठीक है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। और आपको ध्यान क्या रखना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जगह वैसे है नहीं लेकिन मैं लिख दिया वैसे पीछे तो, कि यहाँ पे आपके पास हमेशा इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होता है। यहाँ पे आपके पास हमेशा इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ आ गया। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ क्या है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि जो आपका SN2 रिएक्शन होता है,
ये आपका स्टेरिक सेंसिटिव रिएक्शन होता है। लिखो SN2 रिएक्शन इज स्टेरिक सेंसिटिव रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ ना कि जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होता है ना, उसको हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है उसमें हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसमें हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, सवाल है क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक टर्शरी हैलाइड है, राइट। यहाँ पे हमारे पास एक टर्शरी हैलाइड है, मान लो यहाँ पे क्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसका रिएक्शन आप करवाते हो फॉर एग्जाम्पल KOH से। आप यहाँ पे एक्वस KOH लेते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे एसीटोन लेते हो, जो कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, जो कि ये दिखाता है कि आपका SN2 रिएक्शन होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको समझ आना चाहिए, आपका एक्वस KOH बेस है, बेस का काम होता है OH माइनस देना, ये आपको OH माइनस देगा। अब आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये जो आपका OH माइनस आपके पास होगा, ये आपके पास बैक साइड अटैक करेगा, आपको इतना पता है। अब देखो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ऐसा कुछ आपके पास है। यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे बॉन्ड क्लीवेज। तो ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। एक बार आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन गया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके पास ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा बताओ, ये जो आपका यहाँ पे ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन काम कर रहा है, ये आपके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को डिस्टॉर्ट कर देगा ना। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो यहाँ पे आपके पास क्या कहोगे आप कि आपका SN2 रिएक्शन नहीं होगा। तो आपको समझ आ रहा है 3 डिग्री हैलाइड में हमारे पास SN2 रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब SN2 रिएक्शन में हम चाहते हैं हमारा स्टेरिक क्राउडिंग कम हो। अब देखो यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा ट्रैफिक। अब ये बीटा ट्रैफिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी समझ लो। देखो फॉर एग्जाम्पल मानो हमारे पास ऐसा कुछ केस है, मानो हमारे पास 1 डिग्री हैलाइड है लेकिन उसके बीटा पोजीशन पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। जिस कार्बन से आपका लीविंग ग्रुप जुड़ा है उसको अल्फा बोलेंगे, बाजू वाले को बीटा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे बीटा पोजीशन बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप है। अब देखो इसका रिएक्शन मानो आप यहाँ पे कराओगे भाई, अब की बार एक्वस NaOH मान लो, और उसके अलावा यहाँ पे आप क्या मान लो भाई, यहाँ पे आप मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे एसीटोन है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, देखो आपको पता है ये हमारे पास बेसिक मीडिया को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास OH माइनस आएगा, राइट। अब ये जो हमारा OH माइनस आएगा यहाँ पे बैक साइड अटैक करेगा, तो यहाँ पे वापस से हमारे पास क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, है ना। अब सुनो बहुत ध्यान से, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो ये जिस कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा है, हम उन कार्बन का 3 ग्रुप देखते हैं कि नहीं भाई। हम यहाँ पे कौन से कार्बन को देख रहे हैं, ध्यान से देखो। जिस कार्बन के ऊपर अटैक होता है हम ये देखते हैं उस कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक हुआ, इसका देखो यहाँ पे 2 वैलेंसी हाइड्रोजन है और एक ये बड़ा सा ग्रुप है जिसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, है ना। और बाकी देखो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। और यहाँ पे हमारे लीविंग ग्रुप और
कार्बन के बीच में बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। देखो वापस आपके पास ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब हो सकता है आप में से कोई बच्चा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करे कि देखो आपने कहा था कि जिस कार्बन के ऊपर अटैक होता है उस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, उस कार्बन के ऊपर बल्कि ग्रुप कम होना चाहिए। तो आप बोलोगे ठीक है, समझ आ गया कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप था जो कि काफी ज्यादा बल्कि है, तो यहाँ पे हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिस्टॉर्ट हो गया, तो हमारा प्रॉब्लम हो गया, SN2 रिएक्शन हो नहीं पाया। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे देखो ना, जिस कार्बन के ऊपर हमारा अटैक हो रहा है उस कार्बन के ऊपर 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन है जो कि बहुत छोटा होता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करेगा, लेकिन मैं बोलूंगा करेगा। अब आप बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा देखो आप ना यहाँ पे धोखा खा रहे हो। धोखा कैसे? कि आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका हेलाइड है ये आपका 1 डिग्री है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्टेरिक रिपल्शन कम होगा, लेकिन देखो यहाँ पे ना हमारे बीटा पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है। तो जब हमारे बीटा पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होता है इसको बोलते हैं बीटा ट्रैफिक। तो क्योंकि यहाँ पे बीटा पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है ना, तो ये इतना बल्कि ग्रुप है कि अभी भी रिपेल करेगा, अभी भी रिपेल करेगा, और अभी भी आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास क्या होगा? डिस्टॉर्टेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अभी भी आपके पास क्या होगा बताओ? अभी भी आपके पास यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये आपको समझ आया मुझे बताओ, क्योंकि ये समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक लेवल पे इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है? यहां तक का बात आपको समझ आ गया, ठीक है? देखो वैसे तो अभी और भी बहुत सारा बात करना है। मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ थोड़ा इसकी डिटेलिंग में चल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जनरली इसको समझने में दिक्कत आता है। तो एक काम करेंगे, थोड़ा इसको डिटेल में ही करेंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन के बारे में। जो बाकी बची हुई बातें हैं SN2 और SN1 रिएक्शन के बारे में, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ना, इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे पास ना थोड़ा सा ईथर वाला कॉन्सेप्ट भी होता है यार, कि हमारा जो भी रिएक्शन होता है ईथर का या फिर जो भी प्रिपरेशन मेथड होता है ईथर का, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, उसको भी हम साथ ही साथ देख लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे बाकी बचा हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि NGP, जैसे कि SNI, जैसे कि अपना ArSN2 ArSN1, वो भी देख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बहुत डिटेल में कवर करना चाहे इसको, तो मेरे ख्याल 3 लेक्चर का काम है, जिसमें से एक लेक्चर आज हो चुका है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को बाकी लेक्चर में कवर कर लेंगे। मेरे ख्याल से 2 और लेक्चर में आपका सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कवर हो जाएगा, राइट? तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाके लिखना इजी केमिस्ट्री JEE NEET, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर 10K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। और आपको मेरे चैनल पे JEE Mains 2023 का चैप्टर वाइज PYQ भी मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।